हरिओम, सभी का फिर से स्वागत है एनवायरनमेंट की 6th क्लास में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेंट्स क्या रोल निभाते हैं, कौन कौन से होते हैं इनको। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी बाई की निशुल्क क्लास में। जो ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो यहाँ रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दीजिए, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? जी मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, स्लाइड्स। हाँ जी मैम, स्लाइड्स अब ओपन हो गया। ओके, थैंक यू। ये कल हमने देख लिए थे। टॉपिक 3 हमारा पर्यावरणीय मुद्दे, उसके अंदर हम उसके आगे हमारा अब आ गया पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार हम देख रहे थे, किस किस टाइप के होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन होता है। इसके साथ साथ नॉइस पोल्यूशन होता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एयर पोल्यूशन है, ये वाटर पोल्यूशन है, यहाँ पर ये सॉइल पोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन दिख रहा है। ये हमको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में नेट जेआरएफ के। तो एक एक करके उनको समझने से पहले हम प्रदूषण की परिभाषा कल देख चुके थे। क्या होता है? पर्यावरण के अजैविक घटकों, मतलब एबायोटिक, जो भी हमारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि वायु, अग्नि, नभ, जल और पृथ्वी, उनके जो भी मौलिक गुण होते हैं, मतलब फंडामेंटल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें कोई भी किसी भी टाइप का फिजिकल या केमिकल या बायोटिक चेंज जब आ जाता है, कैसा वाला, नेगेटिवली, तो वो क्या कर उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, या जो किसी भी चीज को आप बनाते हैं, किसी जो स्वाभाविक गुण होता है, उसके बाद कई चीजों से मिलकर कोई एक चीज बनती है, उसका जो स्वरूप सामने आता है, अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाए जोड़ तोड़, जैसे अगर आपने शरबत बना रहे हैं, उसमें आपने चीनी मिलाई, चीनी आपने जहां तक आप उसको आपको ठीक लगती है वहां तक मिलाएंगे तब तक ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा चीनी मिला दी तो कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही प्रकृति में भी जो चीजें निश्चित एक वॉल्यूम होता है उसमें होती हैं, अगर उससे कम या ज्यादा होती हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा ही होती हैं, तो ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं, उसका स्वरूप बदल देती हैं, और वो पूरा जो एक एनवायरनमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको पूरी तरह से बदल के रख देती है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गन पर, लिविंग जो भी बीइंग है उस पर प्रभाव उसका पड़ता ही है। ये हमारा प्रदूषण हमने समझ लिया था। नेक्स्ट हमारा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट। अब हमने प्रदूषण तो समझ लिया है, अब हमको प्रदूषण के टाइप पर जाने से पहले, एयर, सॉइल और नॉइस, इन सबको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है ये होते किसके कारण है। उन कारणों को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, या प्रदूषक बोलते हैं हिंदी में। इनको हमको समझना पड़ेगा। क्या होते हैं ये? ऐसे सभी भौतिक अथवा रासायनिक पदार्थ, हमने वहां डेफिनेशन क्या पढ़ी थी प्रदूषण की, कि उनकी भौतिक या रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तन करने वाले कौन है? जो वो परिवर्तन करते हैं वही पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इससे जो किसी पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य संतुलन की, इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो एक बैलेंस वाली कंडीशन होती है उसको खराब कर देते हैं और इनबैलेंस आ जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो उस डेफिनेशन को, प्रदूषण की डेफिनेशन को जो फुलफिल कर रहे हैं, वही पोल्यूटेंट्स हैं। विभिन्न आधारों पर इन्हें हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इनको इनकी अलग अलग कंडीशंस के आधार पर इनको हम अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं। कैसे? एक तो ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर कैसे होते हैं? ये प्राइमरी, और दूसरे होते हैं ह्यूमन जेनेटिक, मतलब मानव जनित जो होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और दूसरे होते हैं मानव जनित।
फिर अवस्था यानी स्टेट के आधार पर ठोस, द्रव या तरल और गैस, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। फिर होते हैं स्वरूप के आधार पर यानी फॉर्म के आधार पर, प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर होते हैं निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। निस्तारण का मतलब होता है बाहर निकलना। जो हमारे घर में टॉयलेट्स होते हैं उसमें हर घर में एक टॉयलेट के यहाँ पर बाथरूम में एक छेद होता है, उसमें एक जाली लगी रहती है, उसमें से पूरा पानी कहाँ चला जाता है, मोरी में, नाली में चला जाता है। वो जो जा रहा है उसी को बोलते हैं निस्तारण। निकलने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं निस्तारण। तो पूरी प्रकृति में सारी चीजें जैसे जा रही हैं उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। आजकल बहुत जोर शोर से ये कंसेप्ट चल रहा है, कल भी थोड़ा सा डिस्कस हमने किया था। गीला कचरा, सूखा कचरा, आजकल ये हो गया अलग अलग कर लेंगे हम। तो जितना भी घर का किचन का ऑलमोस्ट निकलता है कचरा, उसमें सब्जी भाजी के जो छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, ये सारी चीजें आपकी काहे में आ जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल में आ जाती हैं, जो डिकम्पोज हो सकती हैं चीजें। और जैव अनिम्नीकरणीय मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। कल हमने देखा था कि कल या 1-2 क्लास पहले हमने देखा था कि जो एक फूड चेन हम देख रहे थे, खाद्य श्रृंखला, एक सेकंड, खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें पिरामिड बनते हैं अलग अलग। उसमें क्या होता है, जैसे घास के मैदान का हम पिरामिड देखते हैं। घास के मैदान में क्या होता है, घास रहती है, घास को कौन खाता है, बकरी खाती है। बकरी को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। पौधे क्या थे, पौधों ने यहाँ सन से बनाया, सन रेज से मिलकर यहाँ पे फूड बना लिया और जो एनर्जी थी वो प्रोड्यूस कर ली। फिर इस पौधे को किसने खा लिया, आके बकरी ने खा लिया। इस बकरी के पास चली गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। लेकिन ये भी याद रखिएगा, आगे भी आएगा ये, लेकिन यहाँ साथ साथ चीजें आ रही हैं तो यहाँ पर भी समझ लीजिए कि जब इसने मान लीजिए 100 कैलोरी बनाई पौधे ने, तो यहाँ से कितनी जा रही है, 100 से 10% जा रही है, बाकी उसके पास रहेगी केवल 10% यहाँ पर जा रही है बकरी के पास। अब इस बकरी का यही 10% 100 में हो गए, बकरी के लिए तो वही 100% है। और इस बकरी को किसने खा लिया, उससे बड़े मांसाहारी ने खा लिया। बकरी शाकाहारी है, उसको मांसाहारी ने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो जब शेर ने खा लिया तो शेर के पास यही जो इसके पास 10% था उसका भी 10% गया। तो अब और कम हो गई एनर्जी, जितनी टोटल आई थी उससे और भी कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं दोनों चीजें एक साथ बता रही हूँ, ये बहुत होच पोच हो गया है। इधर दूसरा देख लेते हैं हम कि यहाँ पे अब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले पौधे प्लांट से कहाँ गया, प्राइमरी या शाकाहारी में गया, फिर उसके बाद में शाकाहारी से कैसे गया, मांसाहारी में गया। अब यहाँ पे ये सब एक दूसरे को खाते जा रहे हैं और इन सब का कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। फिर ये शेर को कौन खा जाएगा, मर जाएगा। शेर को जनरली कोई नहीं खाता है, लेकिन जब मर जाएगा, मिट्टी में पड़ा है, डूब जाएगा, तो वहां पर जो इंसेक्ट होते हैं, ऐसे वाले इंसेक्ट बिल्कुल ही मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी में इनको, फिर वो इनको, उनका भोजन ये होते हैं मिट्टी में से ये जो ऐसे वाले पदार्थ होते हैं या ऐसे वाले जो जानवर होते हैं मिट्टी के अंदर जो रहते हैं, वो उनको खाते हैं। और उनको अब ऐसा नहीं है खाते हैं इनको, वही जो हम पेट्रोलियम पढ़ते हैं ना कि करोड़ों वर्षों में तैयार होता है पेट्रोलियम, इसलिए होता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। तो सारी चीजों को ये अलग अलग, पृथ्वी की चीज मिट्टी वाली चीज मिट्टी में चली गई, पानी वाली चीज पानी में चली गई, जो जो मिनरल्स या और भी चीजें जो भी रहती है वो सब अपनी अपनी जगह पे। कहते हैं ना, इसीलिए मिट्टी, जैसे किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं कि मिट्टी में जा रहे हैं हम, उनकी मिट्टी हो गया, वो मिट्टी हो गए, इस टाइप से बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब मिट्टी में दफना देते हैं या कुछ लोग आग में जलाने की परंपरा होती है हिंदू धर्म में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी क्या होती हैं, वापस अपने उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाती है जहां से आई है। तो
ये सिर्फ इन्हीं लिविंग ऑर्गन्स की बात नहीं है। अब जो घर में से कचरा निकल रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके फाइनली मिट्टी में पहुंच रहा है, किसी ना किसी जगह मिट्टी में पहुंच रहा है। हम आसपास से अपने हटा दिया, हम फिर कोई ऐसी जगह देखेंगे जो एकदम खाली है, वहां पे हम डालते चले जा रहे हैं, तो वहां ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। वहां पर जो डिकम्पोजर होते हैं वो ये प्रोसेस चालू कर देते हैं, तो फाइनली वो पूरा उसको खत्म करके अपनी अपनी जगह सारी चीजों को पहुंचा देते हैं। तो ऐसी वाली चीजों को जो उन डिकम्पोजर से डिकम्पोज हो जाती हैं बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं, और जो ऐसा नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में ये कुछ काम नहीं करते हैं, प्लास्टिक तो जो खाता है वो मर जाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्लास्टिक नहीं होता है। कोई भी चीज, हम कौन सी चीजें खा सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर होती है, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं खा सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है। ये बहुत सामान्य सा ज्ञान है, तो इसलिए इनको ऐसी वाले दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, बता दीजिए, मैसेज मत करिएगा, एक ही डिवाइस से है। माइक ऑन करके फट से बता दीजिए। जी मैम। हाँ जी मैम, समझ। ओके, एयर पोल्यूशन। अब हम एयर पोल्यूशन पर आएंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन से तो मतलब पूरा जो टॉपिक है वही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो एयर पोल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उसमें भी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए, है ह्रास हो जाए मतलब कमी आ जाए, उसकी जो हाई क्वालिटी की बोलते हैं कोई चीज है उसमें जो कमी आ जाए, तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो इससे वायु प्रदूषण कहते हैं। कैसे होगा? वो जो एक पिक्चर लास्ट में लगी है, देखिए दिखाते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ऑटो, अच्छा स्लाइड उसकी वो हो गई पूरी। ये दिख रहा है हमको कि ये सारा धुआं निकल रहा है, और हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास के माध्यम से ये कहाँ जा रहा है? हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। एक सेकंड, हमारी बॉडी के अंदर ये जा रहा है नोज के थ्रू। अब इसमें बहुत सारी देखते हैं ना चिमनियों से, ये धुआं काला है। क्यों काला? इसीलिए, काली वही चीज होती है जिसमें प्रदूषण है भरपूर। ऐसी वाली गैसेज हैं जो जहरीली होती हैं, तो ये सब जहरीली गैसें हमारी नाक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। अब बॉडी के अंदर जा रही हैं तो क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं हमारी जो एक नॉर्मल पूरी प्रोसेस चलती है, सिस्टम जो हमारे नॉर्मल काम करते हैं उसमें ये गड़बड़ कर रही है। अब हम अपनी फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं। ये तो क्या बता रहे हैं? ये जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए, प्रदूषक की कैटेगरी में वो आएगा जो नॉर्मलिटी को एबनॉर्मलिटी में बदल रहा है। अब वो बढ़ गया है, वायु में जब बढ़ गया है तो उसको हम वायु प्रदूषक बोल देंगे। वायु की गुणवत्ता खराब कर रहा है, वायु की गुणवत्ता जब खराब हो गई है, उसमें कमी आ गई, तो वो वायु प्रदूषण हो गया है। और जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, देख रहे हैं कि हमारी नॉस्ट्रिल से हमारे अंदर जा रहा है, फेफड़ों को खराब कर देगा। फेफड़ों में जहरीली गैस भरेगी तो क्या करेगी? स्वाभाविक है कि नुकसान ही होगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? वायु प्रदूषण कह रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम कैसे समझेंगे? वायु प्रदूषण में, वायु प्रदूषण और अच्छे से हमें कब समझ में आएगा? हम कैसे जानेंगे कि भाई क्या नॉर्मलिटी, क्या एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी क्या है? तो उसके लिए पहले हमें जो वायुमंडल का एक सामान्य संयोजन होता है उसको समझना पड़ेगा। जनरल कंपोनेंट ऑफ एयर, किस मात्रा में कौन सी एयर पाई जाती है। ये तो हमको पता ही है कि वायु जो है वो कैसा है? गैसों का मिश्रण है। इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। और जब ये सब मिल जाती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। इन सबको एक साथ
वायु बोलेंगे, ये तो हम बचपन से समझ रहे हैं। तो इनका किस मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है इस पूरे वायुमंडल में, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट या संगठन या संयोजन। ये पूरा एक वायु का कैसा होता है, पृथ्वी के चारों तरफ, मान लीजिए बीच में पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है, घेरा होता है, और उसी में ये अलग अलग मात्राओं में पाई जाती है, फिक्स इनका रेशियो। लेकिन अब हो क्या रहा है, पोल्यूटेंट्स के कारण, प्रदूषण के कारण इनका रेशियो जो है चेंज हो रहा है। एक समय होता था, हम पहले पढ़ते थे तो ये चीज 76 पॉइंट समथिंग हुआ करती थी ये, फिर धीरे धीरे ये 77 पे आई, उसके बाद में अब धीरे सीधे हम देख रहे हैं कि 71, और ये पॉइंट में चलते थे पहले 76 पॉइंट समथिंग, और ये जब ये कम है, ये इन्हीं दोनों की मात्राओं में क्या होता है, ऊपर नीचे ये और ज्यादा रहती थी इससे। और यहाँ पर क्या हो रहा था, CO2 की मात्रा और भी कम थी, यहाँ एक जीरो और लगा था, 0.003 ऐसी थी ये, 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 0.003 हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, 0.03% पे ये आ गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि पूरे वातावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, पॉल्यूटेंट के कारण। तो फिक्स अगर हम देखें तो कितना है, अभी वर्तमान की कंडीशन में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.93% आर्गन है। इस पॉइंट को याद रखना है, कभी क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गन है वो CO2 से अधिक मात्रा में है ना। अभी जो सीक्वेंस है तो 3rd नंबर पे आर्गन आती है, फिर कुछ छोटी छोटी गैस है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, और हाइड्रोजन है, ओजोन है। ये भी कुछ कुछ सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ये हो गया हमारे एक जनरल कंपोनेंट या संयोजन या संगठन हो गया हमारा वायुमंडल का, इसको याद रखना है अपने। फिर उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अभी हमको पोल्यूशन को समझना है तो सारी कहानी कहाँ से रिलेटेड होती है, जैसा प्रदूषक होगा वैसा ही पोल्यूशन होगा, इसलिए प्रदूषक को पढ़ना जरूरी है। ये हमारा, अभी हम प्रदूषक इसमें प्रदूषण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4th जो टॉपिक हमारा आता है, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो हम इसके बाद में पढ़ लेंगे सारे, पहले प्रदूषकों को, प्रदूषण को समझ लेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक प्रदूषक जो होते हैं, कौन से होते हैं वो, ये प्राकृतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके कारण, जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान, आंधी, ये सब नेचुरल चीजें होती हैं, इनके कारण, या जो भी एक्टिविटी नेचुरल हो रही है और उसके कारण जो भी पोल्यूटेंट्स पहुंच रहे हैं एयर में, उनको हम नेचुरल पोल्यूटेंट्स या प्राकृतिक पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे पौधों के परागकण, अब आपको लगेगा पौधों के परागकण कैसे प्रदूषण करते हैं। हर पौधा ऐसा नहीं होता है कि जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अनुकूलित हो, एडॉप्टेबल हो, उपयोगी हो। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे भी होते हैं, जैसे कई लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है तो उनको ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वाष्पशील मतलब वेपोराइज्ड, जो कार्बनिक में कार्बन वाले, जिसमें कार्बन होता है, ऐसे कंपाउंड, वह भी क्या काम करते हैं, पोल्यूटेंट का काम करते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी फट रहा है कहीं तो उससे जो चीजें निकल रही हैं वो भी तो कहीं ना कहीं, ज्वालामुखी होता है तो धुआं और आग सब निकलती है, वो भी कहाँ जाके वायुमंडल में मिलते हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें, कई बार हम घर में देखते हैं, कभी हम कुछ रख के भूल जाते हैं, सब्जी हमने रख के भूल गए, रात को फ्रिज में नहीं रखी, बाहर रखी रह गई,
गर्मी के दिन में तो और भी ज्यादा, सर्दी के दिन में तो 2 दिन तक भी आपकी कोई चीज रखी रहेगी, बहुत सर्दी में तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन गर्मी के दिन में आपको सुबह से शाम तक, आप कमरे में जैसे ही एंटर करेंगे आपकी नाक कुछ कहना शुरू कर देगी। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? बताइए। जी मैम। होता है? तो पता चल जाएगा, पूरा घर आपका महक जाएगा कहाँ क्या सड़ रहा है, या घर में आपके कोई चूहा मर गया या कोई और दूसरा ऐसा जीव जंतु मर गया, तो पूरा घर आपका महक जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये मैम इनके एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम आपने कहा फ्रीज में रखना हम भूल जाते हैं, चलिए फ्रीज तो अभी आया है, पहले लोग क्या करते थे? एग्जाम्पल मिट्टी दिया में है सर दबाते मैंने, थे। जस्ट एग्जाम्पल दिया है समझाने की दृष्टि से। नहीं मैम, पहले में मिट्टी हाँ, में दबाते थे, मिट्टी के अंदर एक नहीं, पानी पहले के लोग इतना ज्यादा बनाते ही नहीं थे। ऐसा भी नहीं पहले के मिट्टी लोगों के रखते पास थे, ये भी इतना था। होता ही नहीं था, वो जितना। पहले मैम खेती से ही डायरेक्ट लाके फल फ्रूट खा ले और बनाते थे, दूसरी स्टोर का चीज टाइम ही नहीं था, पहले दूसरी स्टोरेज चीज नहीं करते थे। नहीं, एक चीज और भी है, अगर ज्यादा बचता था, बनता था, घरों में पशु होते थे, वो बचा के सुबह के लिए नहीं रखते थे, पशुओं को खिला देते थे। मैम अभी भी वैसे पशु पाल सकते हैं, जितने डॉग पालते हैं, अगर गाय भी आजकल पाले तो तो भी। घर में जगह ही नहीं होती है सर, आजकल तो घर में जगह ही नहीं होती है। आजकल हम लोग खुद मतलब ऐसे रह रहे हैं, कहाँ पहले इतने बड़े बड़े हमारे पास लैंड एरिया होता था, आज होता है क्या उतना? तो बहुत मुश्किल है। होता है मैम, लेकिन हम शहर की ओर भाग रहे हैं, इसीलिए हमको क्या है कि वो बकरियों वाले घर में रहना पड़ रहा है और अपना बड़ा घर छोड़ के आ रहे हैं। वो तो हम शुरू में ही फर्स्ट टॉपिक पे हमने ये डिस्कशन किया था कि सारी समस्याओं की जड़ है कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना मनुष्य का। रामायण जी पढ़ने के बाद में भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने रामायण जी में कहा है, भगवान ने जो नवदा भक्ति बताई है उसमें, कि जो है हमारे पास हम उसी में संतोष रखें। तो वैसा कहाँ हो पाता है, इसलिए ठीक है ये चीजें होती हैं। अभी तो हम उसको समझने की दृष्टि से लेके चल रहे हैं एक एग्जाम्पल, कि मान लो ठीक है फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे ही आप मेरे पास तो है भी नहीं फ्रिज, वैसे भी मैं भी ना फ्रिज की हूँ, मेरे पास ना टेलीविजन है ना फ्रिज है, ऐसे सुविधाओं वाले साधन मेरे पास है भी नहीं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको कि कोई चीज हमारी रह जाती है, छूट जाती है, तो वो खुद हमको बता देती है कि मैं हूं, हम उसको भूल नहीं सकते, अपने आप से वो कह देती है। समझाने का बस इतना ही था यहाँ पर। फिर इनमें कौन से एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, ऐसी कौन सी गैसें निकलती हैं? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और NOx। यहाँ पर X का मतलब है कोई भी नंबर, जैसे अगर 2 है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 है तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पर X लिख दिया है। ये गैसें कहाँ से निकलती हैं? सड़ने गलने वाले पदार्थों में से। फिर वनाग्नि, मतलब वन में जो, जंगल में, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, और समुद्र से निकलने वाले कण, ये सब कहीं ना कहीं वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। फिर सामान्यतया प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होने से गंभीर हानि नहीं होती। क्या बताना चाह रहे हैं लास्ट में, कंक्लूड कैसे कर रहे हैं इसको, कि भले ही ये इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, वायुमंडल में मिल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जितना मिलते हैं अपने आप से, वो इतने कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं। कॉन्सेंट्रेट का कल बताया था मैंने, क्या होता है कि पानी में किसी चीज की मात्रा, जैसे नमक में, पानी में अगर नमक 1 चम्मच है तो वो ज्यादा डाइल्यूट है, और यही 10 चम्मच अगर नमक डाल दिया तो उतना ही ज्यादा वो सांद्र हो जाएगा या कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जितने मिल रहे हैं अपने आप से, खुद से, तो उतने प्रभाव गलत यानी नेगेटिव इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं अपना, जो नेचुरल वाले पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन जो मानव जनित प्रदूषक हैं, अब कौन कौन से इसमें आ रहे हैं? कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक जितने भी हैं, वो जो छूटते हैं जब वायुमंडल में, तो उनकी
सांद्रता बहुत अधिक होती है और मतलब स्थायी प्रभाव छोड़ती है जो लंबे समय तक। इसमें फिर यहाँ पर आ जाएगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी का, सबको वो डेट याद होगी, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 9 अगस्त। 2 डेट ऐसी हैं जो सारी दुनिया नहीं भूल सकती। परमाणु बम का उस समय प्रयोग किया गया और आजकल वर्तमान में भी हम देख रहे हैं 2 बड़े महायुद्ध चल रहे हैं। क्या हो रहा है इनमें? बमबारी हो रही है, इनसे कितना मतलब प्रदूषण फैल रहा है पूरे वातावरण में। सबसे ज्यादा तो वायु प्रदूषण ही हो रहा है और लोग जो आज वो छूट रहे हैं वातावरण में, उसका इफेक्ट ना सिर्फ आज जो वर्तमान चल रहा है 2023 या आने वाले 2-4 साल, हजारों सालों तक चलता रहता है। क्यों? कई स्पीसीज मान लो वो उसी इकोसिस्टम में सरवाइव करती होंगी और ऐसी वाली चीजें एकदम से आ गई तो वो पूरी की पूरी उनकी प्रजाति खत्म हो गई। तो अब तो उनको हमको कहीं देखना ही नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये हो सकती है बस कि कहीं कुछ पक्षी प्रवासी होते हैं ना कि घूमने फिरने जाते हैं, मान लीजिए बाई चांस ऐसा टाइम हो कि वो घूमने गए हो और इस समय यहाँ नहीं हो, कहीं और शरणागति हो, जैसे मनुष्य लोग चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं एक देश से दूसरे देश, वो अगर कहीं गए हो उस कंडीशन में बच सकते हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। लौट के आए शायद बच जाएं या जहाँ है वहीं बच जाएं। तो ऐसी चीजें हो जाती है कि प्रजाति की प्रजातियां ही समाप्त हो जाती हैं, किससे? मानव जनित जो प्रदूषक है। फिर प्रकृति के आधार पर वायु प्रदूषक के प्रकार है। यहाँ पे प्रकृति से मतलब पॉल्यूटेंट का जो नेचर होता है, इंडिविजुअल पॉल्यूटेंट का जो नेचर होता है उसके आधार पर। प्रकृति मतलब वैसी वाली प्रकृति नहीं, पेड़ पौधे वाली नहीं। कैसा है, क्या कौन कौन से हैं? पहले हम देख रहे हैं गैसीय, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? हम डेली पढ़ रहे हैं, डेली डिस्कशन हो रहा है हमारा। कौन से होते हैं जीवाश्म ईंधन? बताइए तो जरा, माइक ऑन करो। मैम पेट्रोलियम वगैरह आपने बताया था। कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम, ये कैसे बनते हैं? ये मैम कोयला मतलब हजारों जी, वो करोड़ों क्या साल से निश्चित बनते ही हैं मैम। कितनी बार सुनामी भूकंप आने के बाद ये बनते हैं, मतलब बनाना प्रतिदिन तो मुश्किल नहीं है ऐसा। कोई भी जीव जंतु मिट्टी में पहुंच गया है, उसके ऊपर परत दर परत नई नई परतें आती जा रही हैं, वो अंदर है, उसके अंदर जो कंपोजिशन चल रहा है, उसके बाद में उससे मिट्टी तो ऊपर रहेगी, ठोस चीजें तो वहीं रहेंगी, लेकिन नीचे चली जा रही है, उसके जो तरल पदार्थ थे वो नीचे 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 चले जा रहे हैं ऐसे। तो वो ये वाली प्रोसेस होती है उनके बनने की। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन के दहन से इनको जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, जैसे एल्कोहल। शराब, जो लोग शराब पीते हैं वो क्या पीते हैं? एल्कोहल पीते हैं, H2O2 नहीं, एल्कोहल OH आएगा, H2OH। अभी एकदम से फॉर्मूला भूल गई हूं मैं, CH2OH, हाँ ये ऐसा आएगा एल्कोहल। तो क्या करते हैं इसमें? मतलब ऐसे वाले पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, दोनों चीजें हैं। इसमें सिर्फ कार्बन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे करके जो मिला के आ रहे हैं पदार्थ, तब मिल रहे हैं जो फिर उसमें वातावरण में, वायुमंडल में, वो क्या कहलाते हैं? गैसीय प्रदूषक कहलाते हैं। जो गैस के फॉर्म में ही जा रहे हैं डायरेक्ट, जो कण के रूप में जा रहे हैं वो अलग हो जाएंगे। एक एरोसोल भी आ जाता है, एरोसोल, कैन तथा रेफ्रिजरेटर प्रणाली से निश्रित मतलब निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निश्रित नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब ये 2 ऐसा छोटा बनना चाहिए था, लेकिन मेरे इसमें लैपटॉप में ना लैपटॉप में ऑप्शन नहीं आ रहा था,
ऐसा वाला जो आता है ना वो, ये ऐसा आएगा। नीचे जो छोटा सा 2 लिख देते हैं हम, या CO2 में भी CO और नीचे छोटा सा 2 लिख देते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा था ऑप्शन, इसलिए मुझे ऐसे ही लिखना पड़ा। तो ये N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। नाइट्रोजन के जितने भी, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो जितनी भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है उसके अकॉर्डिंग उसमें डाई और ट्राई लग जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो सब उसमें आ जाएंगे, किसमें, गैसीय पॉल्यूटेंट में आ जाएंगे। गैसीय मतलब गैस्ट्रीय। नेक्स्ट, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से निःसृत, अब ये निःसृत यहाँ पे गलत लिख गया है, वैसा ही आएगा जैसे ऊपर पहले लिखा है। सल्फर के यौगिक, अभी हमने नाइट्रोजन के सारे यौगिक देखे थे, अब यहाँ पे सल्फर के यौगिक भी ऐसे ही हमको मिलेंगे जो डायरेक्टली कहाँ पे, वहां पे मिल जा रहे हैं। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन। ब्लीचिंग में क्या होता है, क्लोरीन की मात्रा होती है। ब्लीचिंग में क्या होता है, दाग हटाने के लिए, जो व्हाइटनिंग आजकल जो कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, फेशियल कराते हैं तो ब्लीच कराते हैं चेहरे पे पहले गोरा दिखने के लिए। जो दाग धब्बे हैं आपके वो छुप जाएंगे और आपका चेहरा एकदम चमकने लगेगा। तो ब्लीचिंग क्या काम करती है, यानी ब्लीचिंग मतलब क्लोरीन क्या काम करती है, दाग धब्बों को छुपाने का काम करती है और कलर आपका फेयर करती है। तो इसमें क्लोरीन निकल रही है जो इस ब्लीचिंग की प्रोसेस से, वो भी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, प्रदूषक का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये हमारे गैसीय वाले हो गए। नेक्स्ट हमारा अगला आता है प्रकृति के आधार पर ही, मतलब जो पोल्यूटेंट है उसके नेचर के आधार पर दूसरा आता है कणिकीय। कणिकीय मतलब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। इसमें कौन से लाते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि। निर्माण कार्य मतलब जहां जगह जगह जो कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, रेत सीमेंट धूल सारी उड़ती रहती है। गाड़ियों के निकलने वाले धुएं में भी कुछ ना कुछ मात्रा में तो कण रहते हैं। ताप संयंत्र मतलब जितना भी बिजली उत्पादन करने वाले ताप विद्युत जहां से बनती है ना, वहां पे उन कारखानों में, उन संयंत्रों में यानी इंडस्ट्रीज में। और तेल शोधन मतलब जहां से पेट्रोलियम हम बना रहे हैं भंजक आसवन की विधि के द्वारा अलग अलग लेयर में, तो वो भी कारखाने होते हैं, कुछ ना कुछ वहां प्रोसेस होती है। बताया है कि हर जगह जो भी काम हो रहा है कुछ ना कुछ कचरा तो हर जगह से निकलता है। यहाँ से जो कचरा निकल के गैस मतलब वायुमंडल में जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से वाले हो जाएंगे, अपने पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे या कणिकीय प्रदूषक हो जाएंगे। इतना क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। अगला है स्वरूप के आधार पर वायु प्रदूषक। स्वरूप मतलब फॉर्म के आधार पर वायु प्रदूषक कैसे होते हैं। प्राथमिक, ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से ईंधन जलाने से कोई से भी टाइप का आप ईंधन जलाएंगे, अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है तो वो सीधे एटमॉस्फेयर में जा रही है। इनको कैसे बोल रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्यों बोल रहे हैं, दो में डिवाइड करेंगे इनको भी। प्राथमिक जो डायरेक्ट वायुमंडल में मिल रही है, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और द्वितीय जो इनडायरेक्ट जा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट भी नहीं, जो प्राथमिक थे उनके साथ में रिएक्शन किया किसने, जो नेचुरल वहां पे है वायुमंडल में जो नेचुरल वहां का फॉर्मेशन है, उनकी चीजों ने वहां जाके अगर रिएक्शन करके कोई नई तीसरी चीज बना ली तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि चेंज तो उनने भी कर दिया, एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर दी उनने भी, तो वो कौन से आ जाएंगे, सेकेंडरी। इनके पहुंचने के बाद ये बने, इसलिए इनको सेकेंड नंबर पे रखा गया।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा विविध हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो के कण हो। कण कहाँ से आ रहे हैं वो हमने अभी इसके पहले ही देखा है। तो ये डायरेक्ट जब चले जा रहे हैं वहां पर वायुमंडल में, तो क्या कहेंगे इनको? प्राथमिक। इनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वरूप के आधार पर कितने भाग में विभाजित किया गया है, या स्वरूप के आधार पर प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं। तो आपको ये इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। इनके फॉर्मूले यही है जो यहाँ पे हमने लिखे हैं ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके पहले आ जाएंगे N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें दो पहले लिखा है डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन को दो बताना है तो डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई भी ऑक्सीजन का मोर देन 1 नहीं है तो फिर सीधे नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 है तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, तो ये सीधे इनके नाम ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे आपको दोनों तरह से याद रखना है। इनके फॉर्मूले भी, इनको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं इनको, तो ये भी याद रखना है। और साथ में ऐसे नाम भी याद रखना है कि भाई प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं, ये सारे आते हैं। द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं? द्वितीयक में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नॉर्मल है ऑक्सीजन तो वहां पर है ही वायुमंडल में O2। अब ये O2 यहाँ पर, ये मान लीजिए इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक है। इससे जब मिली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से जब मिल गई तो इसने क्या बना लिया? इसने बना लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिर्फ ऑक्सीजन के एक ने, O2 नहीं आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक परमाणु ने इसके साथ मिलकर क्या बना लिया? उल्टा S बन गया, SO3 जब बना लिया तो ये क्या हो गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आपको ये याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। क्लियर है इतना? ऐसे ही इनके साथ जो मिलके, प्राथमिक के साथ मिलके जो बनेंगे, इसके आगे की भी एक प्रोसेस होती है, उसको हम कल देख लेंगे। फॉर्मूले के साथ में एक और प्रदूषण मतलब वो होता है H2SO4, आपने सुना होगा किसी ने, H2, हाँ H2SO4, वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये बन जाता है, ये अम्ल वर्षा का एक भाग है ये भी। तो ये सभी अम्ल वर्षा, मतलब जितने एसिडिक है वो सब अम्ल वर्षा कराएंगे। तो ये जो है एक ये भी बन जाता है। तो ये जो है आपको तो एग्जाम्पल याद रखना है कि ये भी कौन सा है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, इसमें द्वितीयक में ज्यादा कंपाउंड रहेगा ना मैम, एलिमेंट से रहेगा हाँ ऐसा? हाँ, इसमें कंपाउंड बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली क्लास है क्या कोई अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है? नो मैम, 3 o'clock तो कोई क्लास नहीं है। तो अभी तक आ रहे हैं छूट, मतलब अच्छा क्लास लेफ्ट हो जाती होगी नेटवर्क के कारण कई बार, तो इसलिए। हाँ जी मैम, कई बार ऐसा होता है। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए आज का हम इतना ही रखेंगे, फिर इसके आगे कल आपकी क्लास है क्या कोई संडे को? एक नो सेकेंड, मैम। एक सेकेंड।